जय भीम साथियों, जंतर मंत्र की उस दोपहर में सूरज की तेज धूप दिल्ली की सड़कों पर चमक रही थी। लेकिन मैदान में इकट्ठा हुआ जनसैलाब उसकी परवाह किए बिना खड़ा था। हजारों लोग नीले झंडों को लहराते हुए जय भीम के नारों से आसमान को गूंजा रहे थे। हवा में एक अजीब सी उत्तेजना थी, जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। भीड़ में ज्यादातर युवा चेहरे थे, जिनकी आंखों में सदियों की पीड़ा और नई उम्मीद का मिश्रण था। मंच पर चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लोग रावण भी कहते हैं, नीली पगड़ी पहने खड़े थे। उनका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था, जैसे वे जानते हों कि आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। तभी भीड़ को चीरती हुई एक लड़की आगे बढ़ी। उसका नाम था लक्ष्मी तिवारी। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में चुनौती और कदमों में एक ऐसा आत्मविश्वास जो ब्राह्मण समाज की परंपरा से निकला लगता था। वह सीधे मंच के सामने पहुंची और माइक थाम लिया। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। लक्ष्मी ने अपनी बात शुरू की और उसके शब्दों ने हवा को काटा। लक्ष्मी का पहला सवाल चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक दर्शन पर सीधा प्रहार था। उसने कहा, आजाद, आप खुद को जनता का रहनुमा और क्रांतिकारी कहते हैं, लेकिन क्या आपके भीतर का सत्य यह स्वीकार करने को तैयार है कि आपकी राजनीति वास्तव में समाज को जोड़ने के बजाय उसे और गहरे खंडों में बांटने का काम कर रही है? क्या एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना सिर्फ जाति के संकीर्ण और संकुचित दायरे में सिमट कर की जा सकती है, या फिर आप केवल उन मासूम और शोषित लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इस देश की अखंडता को चुनौती दे रहे हैं? लक्ष्मी की आवाज में एक तीखापन था, जो उसके ब्राह्मण होने के गर्व से उपजा लगता था। वह आगे बोली, जब आप केवल एक विशेष वर्ग, एक विशेष वर्ण की पीड़ा का रोना रोते हैं, तो क्या आप अनजाने में ही सही शेष समाज के प्रति नफरत का बीज नहीं बो रहे? क्या यह न्याय की परिभाषा है कि एक पक्ष को जगाने के बहाने दूसरे पक्ष को जन्मजात अपराधी के रूप में चित्रित कर दिया जाए? क्या आपका यह आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, या फिर उसे जातिगत संघर्ष की आग में झोंक कर राख कर देने की साजिश है? उसके शब्दों ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। कुछ पल पहले तक जो नारे गूंज रहे थे, वे अब थम गए थे। हजारों आंखें लक्ष्मी पर टिकी थीं, जो अकेले दम पर पूरे आंदोलन को चुनौती दे रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी नीली पगड़ी के छोर को सहलाया। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान उभरी, जिसमें न क्रोध था न विचलन। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को शांत रहने का इशारा किया और माइक थाम लिया। लक्ष्मी की आंखों में सीधे देखते हुए उन्होंने जवाब देना शुरू किया। उनकी आवाज में एक गहराई थी, जो जमीन की धूल और जेल की सलाखों से निकली लगती थी। लक्ष्मी, सवाल अच्छा पूछा तुमने, क्योंकि पकाना मेरा काम नहीं है, जगाना मेरा फर्ज है। तुमने जो पूछा है कि क्या मैं जनता को भड़का रहा हूं, तो ये शब्द तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। जिसे तुम भड़काना कह रही हो, वह वास्तव में सदियों की उस गहरी और काली नींद से जागना है, जिसमें इस देश के बहुत बड़े हिस्से को धकेल दिया गया था। आजाद की आवाज अब जंतर मंत्र के हर कोने में गर्जना की तरह फैल रही थी। उन्होंने विस्तार से समझाया, जिस समाज को हजारों सालों से यह बताया गया कि उसकी नियति केवल दूसरों की सेवा करना, अपमान का घूंट पीना और सिर झुकाकर चलना है, जब वह समाज आज अपनी रीढ़ सीधी करके खड़ा होता है और आंख में आंख डालकर अपना हक मांगता है, तो स्थापित व्यवस्था को, सत्ता के गलियारों को और तुम्हारे जैसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भड़काना लगने लगता है। यह भड़काना नहीं है, लक्ष्मी, यह उस चेतना का उदय है जो मर चुकी थी। आजाद ने अपनी बात को और गहरा किया। तुम पूछती हो कि क्या मैं समाज को बांट रहा हूं, तो मुझे यह बताओ कि क्या यह समाज पहले से बटा हुआ नहीं था? क्या इस देश की बस्तियां जाति के आधार पर नहीं बसी? क्या इस देश के मंदिरों और श्मशान घाटों में पहले से ही ऊंच नीच के भेदभाव नहीं बने थे? मैंने जाति नहीं बनाई। मैंने तो केवल उस अदृश्य दीवार को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे तुम जैसे लोग नजरअंदाज करना चाहते हो, क्योंकि वह दीवार तुम्हारे घर की सुरक्षा करती है, लेकिन दूसरों का रास्ता रोकती है। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति के घाव का उदाहरण दिया। जब एक बीमार व्यक्ति अपने घाव को दिखाता है, तो वह समाज को गंदा नहीं कर रहा होता, बल्कि वह इलाज की मांग कर रहा होता है। मैं तो सिर्फ उस घाव की बात कर रहा हूं, जो तुम जैसे लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम उस व्यवस्था के उस हिस्से में पैदा हुई हो जहां धूप तो है, लेकिन जलन नहीं, जहां अधिकार तो है, पर संघर्ष नहीं। जिस व्यक्ति के पैर में कांटा चुभता है, चीख वही मारता है। अगर मैं उस दर्द को मंच दे रहा हूं, अगर मैं उस दर्द को एक राजनीतिक शब्द दे रहा हूं,
तो यह समाज को खंडित करना नहीं, बल्कि उसे असलियत का आईना दिखाना है। उन्होंने सत्ता की गोद में बैठने की आसानी पर व्यंग्य किया। सत्ता की गोद में बैठना बहुत सरल और सुखद होता है। वहां अनुशासन के नाम पर अन्याय को सहना सिखाया जाता है। वहां शांति का अर्थ चुप रहना होता है। लेकिन जब कोई अपने मानवीय हक के लिए सड़क पर उतरता है, तो सबसे पहले उसी पर उंगली उठाई जाती है और उसे अलगाववादी या बांटने वाला करार दिया जाता है। तुम जैसे संकीर्ण राजनीति कह रही हो, वह दरअसल उन करोड़ों लोगों के लिए आत्मसम्मान की संजीवनी है, जिनके पास खोने के लिए अपनी बेटियों के अलावा और कुछ नहीं है। आजाद ने राष्ट्र की अखंडता पर बात की। राष्ट्र की अखंडता का मतलब यह नहीं है कि एक हिस्सा दब कर रहे और दूसरा हिस्सा उस पर पैर रखकर खड़ा रहे। असली अखंडता तब आती है जब धागा हर मोती को बराबर सम्मान के साथ पिरोता है। तुमने कहा कि मैं दूसरे वर्गों के प्रति द्वेष फैला रहा हूं। नहीं, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर तुम्हें अपनी विरासत पर गर्व है, तो तुम्हें दूसरे के हक की चोरी पर शर्म भी होनी चाहिए। जो लोग सत्ता और संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे हैं, जब उन्हें हिस्सा छोड़ने को कहा जाता है, तो उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये तुम्हारी असुरक्षा है, जिसे तुम मेरा भड़काना कह रही हो। मंच के किनारे तक आकर आजाद ने लक्ष्मी की ओर झुकते हुए कहा, तुम यहां आई, तुमने इतनी हिम्मत दिखाई कि हजारों की भीड़ के सामने मेरे नेतृत्व पर प्रहार किया। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें अपनी आवाज पर भरोसा है। लेकिन यह भरोसा शिक्षा और तुम्हारी सामाजिक स्थिति ने दिया है। मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं, जिनके पास न तो ऐसी शिक्षा है और ना ही ऐसी आवाज। उन्हें चिल्लाना पड़ता है ताकि कोई उनकी बात सुन सके। तुम इसे शोर समझती हो, मैं इसे लोकतंत्र की धड़कन समझता हूं। जिस दिन देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को यह एहसास हो जाएगा कि वह इस देश का उतना ही बड़ा हिस्सेदार है जितना कि कोई राजा या कोई बड़ा नेता, उस दिन मेरा भड़काना बंद हो जाएगा। तब तक यह जारी रहेगी, क्योंकि इसका मकसद जलाना नहीं, बल्कि उस कचरे को साफ करना है जिसने इंसानियत को ढंक रखा है। तुम जैसी शांति कहती हो, वह कब्रिस्तान की खामोशी है, और मैं शोर का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह जीवन की हलचल है। अब तुम तय करो कि तुम्हें खामोश कब्रिस्तान चाहिए या बोलता हुआ जीता जागता समाज। लक्ष्मी के चेहरे पर तल्खी बरकरार थी, लेकिन उसके पास तत्काल कोई जवाब नहीं था। आजाद के तर्कों ने मैदान को फिर से जीवंत कर दिया। अब लक्ष्मी ने दूसरा सवाल पूछा, आजाद, आप दलितों के मसीहा बनने का दावा तो बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश की बाकी जातियों ने आपका क्या बिगाड़ दिया है? क्या इस देश का हर व्यक्ति जो दलित नहीं है, वह जन्मजात शत्रु है? विशेषकर हम ब्राह्मणों ने ऐसा क्या किया कि आपकी हर सांस, आपके हर नारे और आपके हर भाषण में हमारे प्रति एक अदृश्य नफरत और तिरस्कार झलकता है? क्या आप हमें इस राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग कर देना चाहते हैं? या फिर आप यह मान चुके हैं कि ब्राह्मण होना ही अपने आप में एक अपराध है? लक्ष्मी की आवाज में अब केवल सवाल नहीं, बल्कि एक गहरी भावना और अपने अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष था। वह बोली, इतिहास के पन्नों को आप अपनी सुविधा के अनुसार पलट रहे हैं, लेकिन क्या आप यह भूल गए कि इसी समाज ने इस देश को ज्ञान, संस्कृति और संस्कार दिए हैं? क्या आपकी राजनीति केवल ब्राह्मण विरोध पर टिकी है? भीड़ में सुगबुगाहट शुरू हो गई, लेकिन आजाद ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने पानी का घूंट पिया और संयमित आवाज में बोले, लक्ष्मी, तुम्हारी बातों में जो पीड़ा है, वह उस वर्ग की पीड़ा है जिसे लगता है कि उसकी विरासत छीनी जा रही है। मेरा जवाब बहुत साफ है। दुश्मन वह नहीं होता जो किसी खास जाति में पैदा हुआ है, बल्कि दुश्मन वह होता है जो इंसाफ के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाए। तुम ब्राह्मण हो, यह तुम्हारा जन्म है, इसमें तुम्हारी कोई पसंद या चुनाव नहीं था। लेकिन ब्राह्मण होने के बाद तुम किस विचारधारा के साथ खड़ी होती हो, यह तुम्हारा चुनाव है। आजाद ने आगे कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण मेरा दुश्मन है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में बदलाव की लहर चली, तब तब कुछ ऐसे लोग भी आगे आए जिन्होंने अपने विशेषाधिकारों को लात मारकर सच का साथ दिया। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई अपनी जाति को अपनी पहचान बना लेता है और उस पहचान के अहंकार में दूसरों को इंसान समझना छोड़ देता है। अगर तुम सच के साथ खड़ी हो, अगर तुम उस दलित बच्ची के साथ खड़ी हो जिसे मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, अगर तुम उस मां के साथ खड़ी हो जिसकी बेटी को न्याय नहीं मिलता,
तो तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी अपनी हो। लेकिन अगर तुम उस व्यवस्था के साथ खड़ी हो जो इन अन्यायपूर्ण कृत्यों को मौन सहमति देती है, तो फिर जाति की जरूरत ही नहीं रह जाती। तुम खुद ही अपनी पहचान अन्याय के समर्थक के रूप में गढ़ लेती हो। उन्होंने ब्राह्मणवाद पर हमला बोला। तुम कहती हो कि ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ दिया? लक्ष्मी, लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है, लड़ाई उस ब्राह्मणवाद से है जिसने ऊंच नीच की सीढ़ियां बनाई। वह मानसिकता जो यह कहती है कि कोई जन्म से महान है और कोई जन्म से अछूत, वह मेरी दुश्मन है। और वह मानसिकता किसी भी जाति के व्यक्ति के भीतर हो सकती है। अगर एक दलित व्यक्ति भी सत्ता पाकर अपने ही भाइयों पर जुल्म करता है, तो वह भी मेरा उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना कि कोई अन्य। हम जातियों के दुश्मन नहीं हैं, हम उस ऊंच नीच के दुश्मन हैं जिसने इस महान देश को भीतर से खोखला कर दिया। तुम कहती हो कि हमने समाज को क्या दिया? बेशक ज्ञान और संस्कृति की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन क्या वह ज्ञान सबके लिए था? क्या उस संस्कृति में समाज के अंतिम व्यक्ति को जगह मिली? जब आप किसी को पढ़ने के अधिकार से वंचित करते हैं और फिर अपनी विद्वत्ता का अहंकार करते हैं, तो वह ज्ञान नहीं बल्कि एक बौद्धिक तानाशाही बन जाता है। आजाद ने लक्ष्मी को संबोधित करते हुए कहा, तुम डरो मत, मेरी राजनीति किसी को मिटाने की नहीं, बल्कि सबको इंसान बनाने की है। मैं तो चाहता हूं कि तुम जैसे युवा जिनके पास सोचने की क्षमता है, वे इस जाति के खोल से बाहर निकलें। जब तक तुम खुद को सिर्फ तिवारी समझकर मुझसे बात करोगी, तब तक तुम्हें मेरे शब्दों में नफरत सुनाई देगी। लेकिन जिस दिन तुम खुद को एक इंसान और एक भारतीय समझकर मेरे संघर्ष को देखोगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि उस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूं जिसने तुम्हें भी एक संकीर्ण दायरे में कैद कर रखा है। ब्राह्मण होना अपराध नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते दूसरे को नीचा समझना निश्चित रूप से एक नैतिक अपराध है। उन्होंने भीड़ की ओर इशारा किया। देखो इन लोगों को, इनमें से कोई भी तुम्हारे घर आकर तुम्हारी संपत्ति नहीं छीनना चाहता। ये तो बस बराबर सम्मान चाहते हैं जो तुम अपने लिए चाहती हो। क्या बराबरी की मांग करना किसी के खिलाफ नफरत फैलाना है? अगर मैं कहता हूं कि मेरे समाज के व्यक्ति को भी घोड़ी पर चढ़ने का हक है, तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? अगर मैं कहता हूं कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिले, तो इससे किसी ब्राह्मण की रोटी क्यों कम होती है? फिर तुम इसे अपना विरोध क्यों मानती हो? उन्होंने मनोविज्ञान की बात की। असल में बात यह है कि जब सदियों से किसी के पास असीमित अधिकार हो और अचानक कोई आकर उन अधिकारों में बराबरी की बात करने लगे, तो वह बराबरी भी अन्याय जैसी लगने लगती है। यह मनोविज्ञान का खेल है लक्ष्मी, और कुछ नहीं। तुम ब्राह्मण ठीक है, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, पर सवाल यह है कि क्या तुम उस सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखती हो जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने अनदेखा किया? क्या तुम उस व्यवस्था की बुराइयों पर उंगली उठा सकती हो जिसने करोड़ों लोगों को अछूत बनाया? अगर तुम में यह साहस है तो तुम मुझसे ज्यादा क्रांतिकारी हो। और अगर तुम सिर्फ इसलिए यहां लड़ रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जाति का वर्चस्व कम हो रहा है, तो फिर तुम्हारी लड़ाई व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं। दुश्मन वह है जो आज भी हाथ में मैला उठाने वाले के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। दुश्मन वह है जो न्याय की बात सुनकर आरक्षण का रोना रोने लगता है, लेकिन हजारों सालों के सामाजिक आरक्षण पर चुप रहता है। आजाद के शब्दों ने हवा को भारी कर दिया। लक्ष्मी के चेहरे पर गुस्से की जगह अब आत्ममंथन की झलक थी। वह चुपचाप सुन रही थी। आजाद ने अंत में कहा, याद रखना लक्ष्मी, जिस दिन यह देश जातियों के अहंकार से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन मुझे नीला झंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न तुम्हें अपनी पहचान की रक्षा के लिए मंच पर आना पड़ेगा। हम दोनों तब सिर्फ इंसान होंगे, लेकिन जब तक तुम अपनी जाति को ढाल बनाकर खड़ी रहोगी, तब तक तुम्हें हर वह शख्स दुश्मन लगेगा जो बराबरी की बात करेगा। हम तोड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं, पर हम उस नींव पर नहीं जुड़ेंगे जहां ऊंच नीच का पत्थर लगा हो। हम बराबरी की नई जमीन तैयार कर रहे हैं, और अगर तुम में सच को देखने की दृष्टि है, तो इस जमीन पर तुम्हारा भी उतना ही स्वागत है जितना किसी और का। सभा में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा समझदारी की ओर बढ़ रहा था। लक्ष्मी की मुट्ठियां ढीली पड़ गई थीं, लेकिन उसकी वैचारिक यात्रा अभी जारी थी। अब लक्ष्मी ने तीसरा सवाल पूछा, आजाद, शब्दों की बाजीगरी और दार्शनिक दलीलों से आप महफिल लूट सकते हैं, लेकिन क्या आप वाकई ईमानदारी से बता सकते हैं कि आपने जमीन पर हकीकत में इस देश के लिए क्या बदला है? सोशल मीडिया के इस दौर में नीली पगड़ी पहनकर फोटो खिंचवाना, कैमरों के सामने कड़क भाषण देना
और हजारों की भीड़ जुटा लेना बहुत आसान है, लेकिन क्या आपके भाषणों से किसी के घर का चूल्हा जलता है? क्या आपकी इन रैलियों से जमीन पर कोई बुनियादी तब्दीली आई है? मुझे तो लगता है कि आप बस एक इमेज बना रहे हैं। असल में जमीन पर कुछ नहीं बदला है। वही अन्याय है, वही गरीबी है और वही सिसकियां हैं। क्या आपका संघर्ष सिर्फ डिजिटल दीवारों और इन सभाओं के शोर तक सीमित होकर नहीं रह गया है? लक्ष्मी की आवाज में व्यंग्य की मुस्कान थी। वह बोली, लोग आपके पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि आप उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में वे आज भी वहीं खड़े हैं जहां आपके आने से पहले थे। आपने ट्विटर और फेसबुक पर तो क्रांति ला दी, पर क्या कभी उन अंधेरी बस्तियों में जाकर देखा है जहां आज भी न्याय एक सपना है? भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोगों ने फोन नीचे कर लिए, कुछ आजाद की ओर देखने लगे। आजाद ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और मंच पर टहलते हुए लक्ष्मी की बातों को सोखा। फिर उसके सामने आकर बोले, लक्ष्मी, परिवर्तन तुम जैसे लोग नहीं देखते, जो कभी जमीन पर उतरते ही नहीं। बदलाव वहां होता है जहां पांव चलते हैं, न कि जहां एयर कंडीशनर वाले कमरों में बैठकर ट्वीट के ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। तुमने पूछा कि क्या बदला है, तो सुनो। सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि जिस आदमी को अपनी परछाई तक से डर लगता था, आज वह प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर अपना हक मांग रहा है। क्या यह बदलाव तुम्हें छोटा लगता है? उनकी आवाज बुलंद हुई। तुम जैसे सोशल मीडिया कह रही हो, वह हमारे लिए सिर्फ एक प्रचार का साधन नहीं, बल्कि उस मीडिया ट्रायल के खिलाफ हमारा अपना हथियार है, जिसने हमेशा दबे कुचलों की आवाज को दबाया है। लेकिन मेरी राजनीति की जड़ें फेसबुक के सर्वर में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की उन गलियों में हैं जहां रात के 2 बजे भी जब किसी गरीब की झोपड़ी पर संकट आता है, तो पुलिस से पहले मेरा कार्यकर्ता वहां खड़ा होता है। तुमने पूछा कि हकीकत में क्या बदला, तो जाओ और उन थानों से पूछो जहां पहले दलितों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। आज जब हम वहां पहुंचते हैं तो कानून को भी अपनी मर्यादा याद आती है। बदलाव यह है कि अब अन्याय करने वाला हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचता है कि अगर उसने गलत किया तो नीली पगड़ी वाला कोई नौजवान सड़क जाम कर देगा। ये डर ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। उन्होंने आगे कहा, तुम कहती हो कि चूल्हा नहीं जलता। मेरी राजनीति किसी को मुफ्त का राशन बांटकर उसे और लाचार बनाने की नहीं है, बल्कि उसे इतना काबिल बनाने की है कि वह खुद अपना हक छीन सके। हमने लोगों के भीतर के डर को खत्म किया है। जिस समाज में सदियों से सिर झुकाकर चलना सीखा था, आज वह हाथ में संविधान लेकर अपने अधिकारों की वकालत कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि सड़कों पर हजारों की भीड़ ऐसे ही आ जाती है? ये वह लोग हैं जिन्हें व्यवस्था ने ठुकरा दिया था, जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिले, जिन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया और जिनके अपनों की हत्या हुई और किसी ने आंसू तक नहीं पोंछा। जब मैं उनके साथ जाता हूं, जब मैं उनके साथ जेल की रोटियां तोड़ता हूं, तो यह भरोसा पैदा होता है। तुमने महलों में बैठकर संघर्ष की परिभाषा पढ़ी होगी, मैंने उसे जिया है। मेरी राजनीति संपत्ति बनाने की नहीं, बल्कि शक्ति को विकेंद्रित करने की है। आजाद ने जमीन पर बदलाव के उदाहरण दिए। जमीन पर क्या बदला है, यह तुम्हें उन गांवों में जाकर देखना चाहिए जहां आज भी पाठशालाएं चल रही हैं, जहां गरीब का बच्चा बाबू और साहब बनने का सपना देख रहा है, न कि किसी के खेत में मजदूरी करने का। हमने शिक्षा को अपना हथियार बनाया है। हमने उन लोगों को संगठित किया है जो बिखरे हुए थे और इसीलिए कमजोर थे। तुम जैसे भाषण कहती हो, वह मेरे समाज के लिए ऊर्जा है। यह भाषण ही है जिसने हाथरस की बेटी के लिए पूरे देश को सड़क पर ला खड़ा किया था। यह भाषण ही है जिसने हाथ में मैला उठाने वाले को यह एहसास दिलाया कि वह भी इस देश का राजा बन सकता है। परिवर्तन रातों रात नहीं आता, लक्ष्मी। यह धीमी प्रक्रिया है। पहले सोच बदलती है, फिर व्यवहार बदलता है और अंत में व्यवस्था बदलती है। हम अभी सोच बदलने के दौर में हैं और तुम कहोगी कुछ नहीं बदला। वे बोले, तुम ट्विटर की बात करती हो। हाँ, हम ट्विटर पर भी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया देखे भारत के लोकतंत्र की हकीकत क्या है। लेकिन हमारा असली काम उस वक्त शुरू होता है जब कैमरा बंद हो जाता है। जब सर्दियों की रातों में हम सड़क किनारे सो रहे अपने भाइयों के साथ होते हैं, जब हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों की फौज खड़ी करते हैं और जब हम उन परिवारों की आर्थिक मदद करते हैं जिनका सब कुछ छीन लिया गया। यह काम तुम्हें न्यूज चैनलों पर नहीं दिखेगा, क्योंकि वे हमें विवाद के लिए दिखाते हैं, विकास के लिए नहीं। तुमने पूछा कि क्या बदला है, तो मेरी बहन, बदलाव यह है कि आज तुम जैसी शिक्षित लड़की को मुझ जैसे एक साधारण युवक से सवाल पूछने के लिए जंतर मंतर आना पड़ा है।
तुमने मुझे इग्नोर नहीं किया, तुमने मुझे चुनौती दी। यही मेरी जीत है और यही जमीनी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है कि अब तुम हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका लहजा भावुक हो गया। लक्ष्मी, बदलाव का पैमाना तुम्हारी और मेरी नजर में अलग हो सकता है। तुम्हारे लिए बदलाव शायद नई सड़कें या बड़ी इमारतें हैं, लेकिन मेरे लिए बदलाव उस इंसान की मुस्कान है जिसे पहली बार यह लगा कि कानून उसके लिए भी बराबर है। हमने उस सिस्टम के भीतर छेद किया है जो केवल रसूखदारों की गुलामी करता था। आज एक अदना सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है और उस पर कार्रवाई होती है। यह बदलाव है। हमने लोगों को जागरूक किया है कि वे वोट की कीमत समझें, न कि उसे शराब की बोतल पर बेच दें। क्या यह जमीनी बदलाव नहीं है? क्या एक जागरूक नागरिक का निर्माण करना सबसे बड़ी क्रांति नहीं है? उन्होंने लक्ष्मी को आमंत्रित किया। तुम जमीन की बात करती हो, मैं उस जमीन की धूल से बना हूं। मेरी देह पर पुलिस की लाठियों के जो निशान हैं, वे मेरे सर्टिफिकेट हैं कि मैंने जमीन पर क्या काम किया है। जेल की कालकोठरी गवाह है कि मैंने भाषण के अलावा और क्या क्या किया है। तुम एक दिन मेरे साथ उन बस्तियों में चलो जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कतराती है। वहां तुम्हें लोग बताएंगे कि आजाद ने क्या बदला है। उन्होंने बदला है उनका स्वाभिमान, उन्होंने बदला है उनका जीने का नजरिया। जब स्वाभिमान जाग जाता है, उस दिन दुनिया की कोई भी सत्ता उस इंसान को दोबारा गुलाम नहीं बना सकती। तुम जैसे सोशल मीडिया की हवा समझ रही हो, वह वास्तव में उस तूफान की आहट है जो पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए जमीन से उठ रही है। आजाद के जवाब ने लक्ष्मी को निशब्द कर दिया। उसके चेहरे पर तीखापन नहीं, असमंजस था। वह देख पा रही थी कि मंच पर खड़ा व्यक्ति शब्दों का सौदागर नहीं, बल्कि हजारों रातों का संघर्ष था। भीड़ की तालियां सच्चाई के लिए थीं। लक्ष्मी ने सिर झुकाया, अगले सवाल के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसके भीतर का ब्राह्मणवादी किला दरकने लगा था। लक्ष्मी का चौथा सवाल था, आजाद, आप खुद को इस देश का संविधान रक्षक और देशभक्त कहते हैं, लेकिन आपका हर बयान, आपकी हर गतिविधि और आपका हर आह्वान सिर्फ एक ही जाति के इर्द गिर्द घूमता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप जाने अनजाने में एक नया टुकड़े टुकड़े गैंग तैयार कर रहे हैं, जो समाज को जातियों के नाम पर इस कदर बांट देगा कि फिर उसे जोड़ना नामुमकिन होगा? आप समानता की बात करते हैं, लेकिन आपके भाषण में केवल एक वर्ग के लिए प्रेम और बाकी सबके लिए संदेह लगता है। क्या यह देश को भीतर से कमजोर करने की सोची समझी साजिश नहीं है? क्या आप एक ऐसी समानांतर सत्ता खड़ी करना चाहते हैं जो केवल जातीय पहचान पर आधारित हो? लक्ष्मी की आवाज में राष्ट्रवादिता थी। वह बोली, जब आप केवल अपनी जाति के लोगों को संगठित करते हैं और उन्हें दूसरों के खिलाफ खड़ा करते हैं, तो क्या आप उस इंडिया को नहीं तोड़ रहे जिसकी कस्में आप खाते हैं? क्या आपकी राजनीति भारत को एक राष्ट्र बनाने की है या उसे जातियों के कब्रिस्तान में तब्दील करने की? मैदान में ठंडी लहर दौड़ी। टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द ने तनाव पैदा कर दिया। भीड़ में गुस्सा था, लेकिन आजाद शांत थे। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, लक्ष्मी, टुकड़े टुकड़े शब्द बहुत बड़ा है और आजकल बहुत सस्ता भी हो गया है। जो कोई भी सत्ता से सवाल पूछता है या हक की बात करता है, उसे इसी तमगे से नवाज दिया जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि देश को टुकड़े कौन करता है और हम क्या कर रहे हैं। हम लोग हैं जो इस देश को बराबरी के धागे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे टूटने से बच जाएं। आजाद ने मंच पर टहलते हुए कहा, तुमने कहा कि मैं सिर्फ एक जाति की बात करता हूं, तो सुनो, अगर किसी शरीर की उंगली में घाव हो जाए और उसमें जहर फैलने लगे, तो क्या पूरा शरीर यह कहेगा कि मैं सिर्फ उंगली की बात क्यों कर रहा हूं? अगर उस उंगली का इलाज नहीं हुआ, तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। मेरा समाज इस देश के शरीर का वह अंग है जिसे सदियों से काट कर अलग रखा गया, जिसे अछूत कहा गया, जिसे तिरस्कृत किया गया। जब मैं उनके घाव पर मरहम लगाता हूं और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की बात करता हूं, तो मैं देश को मजबूत कर रहा हूं, टुकड़े नहीं। टुकड़े तो वह लोग करते हैं जो इंसाफ की बात होने पर डर जाते हैं, जो संसाधनों पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर सब बराबर हो गए, तो उनकी जो ऊंचाई आज समाज में दिखती है, वह उनकी अपनी काबिलियत या दम नहीं, बल्कि केवल विरासत की देन साबित होगी। उन्होंने कहा, असल में देश को तोड़ने वाले वे हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, जो जाति के आधार पर हत्याएं करते हैं और जो संविधान की प्रस्तावना को ही बदलने का ख्वाब देखते हैं। मैं तो संविधान को सीने से लगाकर चलता हूं,
जो कहता है हम भारत के लोग। इस हम में दलित भी है, पिछड़ा भी है, आदिवासी भी है। और हाँ लक्ष्मी, इसमें तुम भी हो। लेकिन क्या तुम उस हम में मुझे शामिल करने को तैयार हो? जब हाथरस में बेटी के साथ दरिंदगी होती है, तब देश के टुकड़े नहीं होते। जब एक दलित बच्चे को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, तब देश की अखंडता खतरे में नहीं पड़ती। तब तुम जैसे लोग खामोश रहते हैं। और जब मैं उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हूं, तो तुम्हें देश के टुकड़े होते नजर आते हैं। ये तुम्हारी सहूलियत का राष्ट्रवाद है लक्ष्मी। और मेरा राष्ट्रवाद वह है जो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने की गारंटी देता है। आजाद की आवाज में पीड़ा थी। तुम जिसे नया गैंग कह रही हो, वह वास्तव में उन लोगों का समूह है जिन्हें इस देश ने कभी अपना नहीं माना। मैं उन्हें एहसास दिला रहा हूं कि यह देश जितना किसी प्रधानमंत्री का है, उतना ही उनका भी है। क्या लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना देशद्रोह है? क्या उन्हें यह बताना कि वे गुलाम नहीं हैं, टुकड़े टुकड़े करना है? वास्तव में समाज को खंडित उन लोगों ने किया है जिन्होंने जातियों की ऊंची नीची दीवारें खड़ी की। मैं तो उन दीवारों को गिराकर एक समतल मैदान बना रहा हूं, जहां हर भारतीय बराबर से खड़ा हो सके। जिस दिन यह दीवारें गिरेंगी, उस दिन देश सही मायनों में एक होगा। अभी तो यह देश सिर्फ नक्शे पर एक है। दिलों में तो तुमने इसे जातियों के खानों में पहले ही बांट रखा है। उन्होंने चुनौती दी। तुम कहती हो कि मेरी राजनीति केवल दलितों के लिए है। तो बताओ, जब मैं किसानों के लिए बॉर्डर पर बैठा हूं, तब क्या मैं जाति देखता हूं? जब मैं बेरोजगार युवाओं की बात करता हूं, तब क्या मैं उनका सरनेम पूछता हूं? लेकिन हाँ, जब मेरे समाज पर हमला होता है, तो मैं सबसे पहले खड़ा होता हूं, क्योंकि उनके लिए खड़े होने वाला कोई और नहीं है। बाकी सबके पीछे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया है, सत्ता है, लेकिन इनके पीछे सिर्फ इनका भाई है। अगर अपने भाइयों के लिए खड़ा होना अपराध है, तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा। राष्ट्र केवल मिट्टी और सीमाओं से नहीं बनता लक्ष्मी। राष्ट्र उसके भीतर रहने वाले लोगों के आपसी सम्मान और प्रेम से बनता है। अगर एक बड़ा वर्ग अपमानित महसूस करेगा, तो वह राष्ट्र कभी अखंड नहीं रह सकता। मैं उस वर्ग के भीतर भारत के प्रति विश्वास जगा रहा हूं, उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में ला रहा हूं। मैं जोड़ रहा हूं, तोड़ नहीं रहा, आजाद ने कहा। टुकड़े टुकड़े तो वह मानसिकता है जो कहती है कि हम श्रेष्ठ हैं और तुम नीच। जब तक यह मानसिकता रहेगी, तब तक देश बिखरा हुआ ही रहेगा। मैं तो उस बराबरी के मंत्र को फूंक रहा हूं जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया था। उन्होंने कहा था कि बिना सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। मैं उसी सामाजिक लोकतंत्र की नींव रख रहा हूं। तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हिस्से का विशेषाधिकार कम हो जाएगा। पर यकीन मानो लक्ष्मी, जिस दिन यह देश जातियों के भेदभाव से मुक्त हो जाएगा, उस दिन हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होंगे। मेरी लड़ाई उस दिन के लिए है। मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहां लक्ष्मी तिवारी और चंद्रशेखर आजाद एक ही बेंच पर बैठकर बिना किसी हीन भावना या श्रेष्ठता बोध के देश के भविष्य पर चर्चा कर सकें। क्या तुम ऐसे भारत के लिए तैयार हो? उन्होंने अंत में कहा। याद रखना, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो व्यवस्था के साथ रहते हैं, बल्कि उन्हें याद रखता है जिन्होंने व्यवस्था को बदलने का साहस किया। मैं देश को बांटने वाला नहीं, बल्कि उस टूटे हुए कांच को जोड़ने वाला शिल्पी हूं, जिसे तुम लोगों ने सदियों पहले पत्थर मारकर चकनाचूर कर दिया था। तुम मुझे जो चाहे नाम दे दो, पर मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाने से पहले उन करोड़ों आंखों में झांक कर देखना जिन्हें मैंने पहली बार सपने देखना सिखाया है। वे आंखें भारत की हैं, वे लोग भारत के हैं, और जब वे जागेंगे तो भारत जागेगा। आजाद के जवाब ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। लक्ष्मी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसके टुकड़े टुकड़े आरोप को आजाद ने पलट दिया था, और वह खुद कटघरे में महसूस कर रही थी। भीड़ की गूंज नफरत की तरह नहीं, हकीकत की तरह टकरा रही थी। लक्ष्मी ने महसूस किया कि उसका राष्ट्रवाद संकुचित था, जबकि आजाद का विशाल और समावेशी। उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो चुका था, और जगह सम्मान और आत्मग्लानि ने ले ली थी। अंतिम सवाल लक्ष्मी ने पूछा, आजाद, आपने अपनी बातों से एक मायाजाल तो बुन दिया है, लेकिन क्या मैं यह कह सकती हूं कि आपकी पूरी राजनीति सिर्फ सहानुभूति का एक व्यापार है? लोग आपको इसलिए फॉलो नहीं करते कि आप एक बहुत बड़े विजनरी या हीरो हैं, बल्कि वे आपको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपने खुद को एक शाश्वत पीड़ित के रूप में पेश किया है। क्या आपकी पूरी ताकत सिर्फ आपकी प्रताड़ना की कहानियों में है?
क्या आप एक ऐसे नेता नहीं हैं जो लोगों के जख्मों को कुरेद कर सिर्फ इसलिए जिंदा रखता है ताकि आपकी दुकान चलती रहे? अगर आपके जीवन से यह विक्टिम कार्ड निकाल दिया जाए, तो क्या आपके पास इस देश को देने के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा या भविष्य की कोई योजना है? लक्ष्मी की आवाज में दार्शनिक प्रहार था। वह बोली, असली नायक वह होता है जो समाज को दुख से बाहर निकालता है, न कि वह जो उन्हें उनके दुख की याद दिला दिलाकर अपना अंधभक्त बना लेता है। क्या आप सच में एक हीरो हैं या सिर्फ एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं जो पीड़ित का किरदार बखूबी निभाना जानते हैं? मैदान में सांसें अटक गईं। ये सबसे व्यक्तिगत सवाल था। आजाद ने निगाहें नीचे की, कुछ पल शांत रहे, फिर सिर उठाया। उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने बोला, लक्ष्मी, तुमने आज मनुष्य की बात कह दी, जो बड़े बड़े राजनीतिक बंद कमरों में कहते हैं। लेकिन मेरा जवाब सुनकर शायद तुम्हें नायक और लड़ने वाले के बीच का फर्क समझ आ जाए। हीरो बनना मेरा मकसद कभी नहीं था और ना ही कभी रहेगा। हीरो वह होता है जो पर्दे पर दिखता है, जिसे तालियां चाहिए होती हैं, जो चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें। मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता हूं, एक ऐसा सिपाही जिसे इतिहास ने मजबूर किया कि वह अपने समाज की ढाल बने। तुमने कहा कि लोग मुझे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मैं पीड़ित हूं, तो सुनो, इस देश में पीड़ित करोड़ों हैं, रोज अपमानित होते हैं, लेकिन लोग हर पीड़ित के पीछे नहीं चलते। लोग मेरे पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि मैं पीड़ित होने के बावजूद झुकता नहीं हूं। मेरी ताकत मेरी पीड़ा नहीं है। मेरी ताकत वह प्रतिरोध है जो मैंने उस पीड़ा के खिलाफ खड़ा किया है। उन्होंने कहा, विक्टिम कार्ड खेलते हैं जिन्हें सत्ता चाहिए होती है। मुझे क्या मिला? जेल की काल कोठरी, शरीर पर लाठियों के निशान, दर्जनों मुकदमे और हर वक्त सिर पर मंडराता मौत का साया। क्या कोई अभिनेता इतनी बड़ी कीमत चुकाएगा सिर्फ एक किरदार निभाने के लिए? लक्ष्मी, जब रातों को पुलिस मेरे घर का दरवाजा तोड़ती है, तब कोई कैमरा वहां नहीं होता। जब मैं महीनों तक बिना धूप देखे जेल की सलाखों के पीछे रहता हूं, तब कोई सोशल मीडिया मुझे लाइक करने नहीं आता। लोग मुझे इसलिए फॉलो नहीं करते कि मैं रोता हूं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि जब उन पर जुल्म होता है, तो उन्हें पता होता है कि एक शख्स ऐसा है जो अपनी जान की बाजी लगाकर उनके साथ खड़ा हो जाएगा। आजाद ने अपना एजेंडा बताया। तुमने सकारात्मक एजेंडे की बात की। मेरा एजेंडा है शिक्षा, मेरा एजेंडा है आत्मसम्मान, मेरा एजेंडा है संविधान की पुनर्बहाली। तुम जैसे जख्म कुरेदना कह रही हो, वह असल में इतिहास की याद दिलाना है। जिस समाज को अपना गौरवशाली इतिहास याद नहीं होता, वह कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता। मैं उन्हें यह याद दिलाता हूं कि वे केवल गुलाम होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। उनके पूर्वजों ने इस मिट्टी को सींचा है, उन्होंने ज्ञान दिया है, उन्होंने युद्ध लड़े हैं। अगर अपने हक के लिए लड़ना तुम्हें नकारात्मक लगता है, तो शायद तुम्हारी सुख सुविधाओं ने तुम्हें संघर्ष की परिभाषा भुला दी है। उन्होंने कहा, तुमने पूछा कि क्या मैं उन्हें अंधभक्त बना रहा हूं? लक्ष्मी, तुम खुद इसका जवाब हो। तुम यहां खड़ी होकर इतनी हिम्मत से हजारों की भीड़ के बीच मेरे सामने मेरे ही वजूद पर सवाल उठा रही हो। अगर मैंने इन्हें अंधभक्त बनाया होता, तो क्या ये तुम्हें बोलने देते? क्या मैं तुम्हें मंच के करीब आने देता? नहीं, मैंने इन्हें सवाल पूछना सिखाया है। और अगर तुम इतनी निर्भीकता से सवाल कर रही हो, तो इसका मतलब यह है कि मेरे आंदोलन ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां एक विरोधी विचार वाली लड़की भी सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बात कह सकती है। यही मेरी क्रांति है। तुम सवाल कर रही हो, यही तो वह बदलाव है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज भी तुम्हारी तरह सवाल पूछे, सत्ता से, व्यवस्था से और खुद मुझसे भी। उनकी आवाज झकझोर रही थी। लक्ष्मी, लोग मुझे हीरो नहीं मानते, वे मुझे अपना भाई मानते हैं। हीरो दूर पहाड़ों पर रहता है, भाई साथ की झोपड़ी में रहता है। तुम्हें सहानुभूति पॉलिटिक्स की बात, मेरी सहानुभूति ये लोग हैं, इनका प्यार है। और रही बात भविष्य की योजना की, तो मेरी योजना बहुत साफ है। मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहां किसी लक्ष्मी तिवारी को यह डर न लगे कि कोई आजाद समाज को बांट देगा, और किसी दलित को यह डर न लगे कि कोई ब्राह्मण उसे मंदिर में घुसने से रोक देगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब पहचान की ये सारी दीवारें गिर जाएंगी। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए हमें आज की कड़वी सच्चाइयों से गुजरना ही होगा। तुम इसे राजनीति कह सकती हो, मैं इसे इंसान बनाने की प्रक्रिया कहता हूं। अंत में भावुक होकर बोले, लक्ष्मी, तुमने आज बहुत कड़े सवाल किए और मैं तुम्हारा आभारी हूं, क्योंकि तुम्हारे सवालों ने मुझे यह साबित करने का मौका दिया कि हमारा संघर्ष किसी के खिलाफ नफरत पर नहीं,
बल्कि अपने हक की मोहब्बत पर टिका है। तुम भीड़ जैसी नहीं हो जो सिर्फ नारों पर तालियां बजाती है। तुम सोचती हो। और जिस दिन इस देश का युवा, चाहे वह ब्राह्मण हो या दलित, सोचना और सवाल करना शुरू कर देगा, उस दिन इस देश को किसी मसीहा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्रांति की शुरुआत हो, लक्ष्मी। तुम्हारा यह सवाल करना ही उस बदलाव की मोहर है जिसे तुम जमीन पर ढूंढ रही थी। भीड़ गरज उठी, लेकिन नारों में नफरत नहीं, सम्मान था। लक्ष्मी मंच के नीचे खड़ी थी, आंखें नम थीं। उसका गुस्सा और पूर्वग्रह ढह चुके थे। उसने देखा कि सामने खड़ा व्यक्ति राजनेता नहीं, दर्पण था, जिसमें वह खुद और अपने समाज की कमियां देख पा रही थी। लक्ष्मी ने पहली बार महसूस किया कि सत्य किसी एक जाति की बपौती नहीं, सत्य वहां है जहां न्याय और बराबरी का साहस है। इस जनसभा ने इतिहास रच दिया। लक्ष्मी तिवारी और चंद्रशेखर आजाद का संवाद दो व्यक्तियों का नहीं, दो विचारधाराओं का मिलन था, जहां जीत संवाद और सत्य की हुई। लक्ष्मी ने सिर झुकाकर आजाद को स्वीकृति दी और भीड़ का शोर नए युग की आहट बन गया, जहां सवाल करना सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। यह संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि विचारों, अनुभवों और सच्चाइयों का टकराव था। जहां शोर से अधिक महत्वपूर्ण था साहस और आरोपों से अधिक मूल्यवान था संवाद। उस दोपहर जंतर मंत्र पर केवल भाषण नहीं हुए, बल्कि सोच की दीवारों में दरार पड़ी। अगर आपको यह कहानी विचारोत्तेजक लगी, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान ही लोकतंत्र की असली ताकत है। इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि संवाद की यह चिंगारी और दूर तक पहुंचे। जय भीम, धन्यवाद।